हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जब कहीं भी इस वीडियो को देख रहा है उसके अकॉर्डिंग सीए फाइनल लॉ पेपर 4 फ्री फुल लेक्चर क्लासेस में मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोनेश आपका मोस्ट वेलकम करता हूं इस पहली क्लास में। एक बार जोरदार ताली आप लोगों ने इस पहली क्लास को देखने के लिए आप लोग आए हैं, इस पे क्लिक किया आप लोगों ने, तो आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। जो भी बंदा 60 लाना चाहता है प्लीज इस क्लास को ढंग से वॉच करे। हर क्लासेस जो अपलोड होने वाली इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर 2 के लेक्चर्स, उनको ढंग से देखे, उनको रिवाइज करे, उनके कॉन्सेप्ट ले और परफॉर्म करके आए एग्जाम में ताबड़तोड़। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। गाइस देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इस क्लास को स्किप ना किया जाए, क्लास को स्किप बिल्कुल ना करें। फर्स्ट क्लास आपको कंपल्सरी वॉच करनी है बिकॉज ये लॉ का बेस बना के आपको देगी। अगर बेस अच्छा होगा तो हम आगे के चैप्टर्स में लॉ को अच्छे से रुचि लेके पढ़ पाएंगे। अब ये सब बातें मैंने बोल दी है। लॉ को प्यार तभी हो पाएगा जब ये क्लास देखोगे, वरना लॉ से प्यार नहीं हो पाएगा। तो लॉ से प्यार करना है तो क्लास को देखिए, क्लास को अभी स्किप मत कीजिए। सभी लोग 2 मिनट के लिए हाथ जोड़िए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने देवी देवताओं को याद कीजिए ताकि वो हमें शक्ति दे, मुझे शक्ति दे, तुम्हें शक्ति दे मुझे देखने की और मुझे शक्ति दे तुम्हें पढ़ाने की। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं गणेश वंदना से अपनी क्लास की शुरुआत करूंगा। पहली क्लास है इसलिए हम गणेश वंदना करेंगे। सभी लोग आंखें बंद करके वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलो गजानंद भगवान की जय हो। तो गजानंद भगवान आपको और मुझे इतनी हिम्मत दे, मुझे रोज मोटिवेशन दे कि मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकूं और आप लोगों को इतनी शक्ति दे कि आप उन लेक्चर्स को देख सके और 60 मार्क्स ला सके। तो गजानंद भगवान हमारी रक्षा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अब आज हमारी क्लास सीए फाइनल लॉ पेपर है जो 100 मार्क्स का, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। वाह सर, लॉ लॉ और लॉ। सर पहली बात, ये लॉ क्या होता है? सर लॉ में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। एक्ट क्या होते हैं, नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, सर्कुलर क्या होता है, ये हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन से पहले आप ये कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए, फिर आप लॉ को स्टार्ट कीजिएगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो पहले हम कुछ टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। लॉ क्या होता है, हम लॉ क्यों पढ़े, सीए फाइनल लेवल पर इस लॉ को पढ़ाने की ज़रूरत क्या है, जब हम फाउंडेशन और इंटर में पढ़ के आ चुके हैं तो फाइनल में फिर लॉ 100 मार्क्स का क्यों पढ़े। ये सब हमारे मन में डाउट्स है। सर पहले ये डाउट्स क्लियर करते ताकि आपको लॉ से प्यार हो, और जब लॉ से प्यार हो जाएगा तो फिर लॉ पढ़ने का अलग ही मजा आएगा गाइस। तो आइए आपको लॉ से प्यार करवाते हैं। पहले आपको समझाते हैं लॉ का मतलब क्या। तो देखो, लॉ का मतलब बहुत सिंपल मैनर में अगर हम समझते हैं तो लॉ का मतलब, जो लॉ की डेफिनेशन है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, लॉ का मीनिंग आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इट्स मीन्स अ रूल्स फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट to control and conduct of a person। मतलब लॉ का मतलब होता है रूल्स। जो कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है। हर कोई नहीं बना सकता, गवर्नमेंट बनाएगी। ओके सर, लॉ का मतलब होता है रूल्स जो गवर्नमेंट बनाती है, ओनली ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अलावा कोई नहीं बना सकता। और ये किस लिए बनाए जाते हैं? टू कंट्रोल एंड कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, ताकि लोगों को नियंत्रण किया जा सके। किस चीज पे? उनके बिहेवियर को नियंत्रित किया जा सके, लोगों के व्यवहार को कंट्रोल किया जा सके। व्यवहार को बदलने के लिए जो रूल बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जो रूल बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वही लॉ कहलाते हैं सर, वही लॉ कहलाते हैं। पर सर इस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करना पड़ा गवर्नमेंट को? सिर्फ गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, वही लॉ कहलाते हैं, वही रूल्स लॉ कहलाते हैं। हर कोई रूल्स लॉ नहीं कहलाएगा। आज मैंने अपने घर के लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं कि मेरे घर में एंटर होने के पहले आपको जो स्लीपर्स आप पहन के आए हुए हो, या फिर आप जो शू पहन के आए हुए हो, जो भी कुछ पहन के आए हुए हो आपके पैरों के अंदर, वो आपको कहाँ खोलने हैं, ये रूल्स है मेरे घर के। तो मेरे घर के जो रूल्स मैंने बनाए वो गवर्नमेंट ने बनाए? नहीं। तो क्या वो लॉ बन जाएंगे क्या? नहीं, वो मेरे घर के लॉ होंगे, वो गवर्नमेंट लॉ नहीं होंगे, वो इंडियन लॉ नहीं होंगे, वो मेरे घर का लॉ होगा क्योंकि वो मैंने बनाया। तो घर पे जो हम रूल्स बनाते हैं, मैं बनाता हूँ क्यों? ताकि मेरे घर में आने वाले लोगों का व्यवहार कंट्रोल किया जा सके। वैसे लोगों का व्यवहार क्या होगा? चप्पल इधर उधर फैलाते हैं, वो अपने घर में जाके यूं मारा, एक चप्पल यहाँ, एक चप्पल यहाँ, एक किताब यहाँ, एक किताब यहाँ। पर मेरे घर में आने से पहले उनको कुछ कंपल्सरी उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना है मुझे, ताकि वो गलत काम नहीं कर सके। इसीलिए मैंने क्या बना दिए हैं? रूल्स बना दिए हैं। वो रूल्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं तो वो लॉ नहीं कहलाएंगे, वो इंडियन लॉ नहीं होंगे। इंडियन लॉ को बनाने के लिए, या कोई भी लॉ किसी कंट्री के लिए बनाने के लिए, इंटरनेशनल बनाने के लिए, उसको गवर्नमेंट से बनाना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट वो रूल्स नहीं बना रही है तो वो लॉ बन ही नहीं सकते हैं। तो हमने पहली बात स्टार्ट की है पेपर नंबर 4 में कि लॉ का मतलब क्या होता है। तो हमने कहा लॉ का मतलब होता है रूल्स जो गवर्नमेंट बनाती है ताकि लोगों का बिहेवियर कंट्रोल किया जा सके। मैंने दूसरी बात पूछी, लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करने की जरूरत ही क्या है?
समझो, हम हर एक वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ने वाले लॉ में। पहले मैंने बोला लॉ का मतलब रूल्स, हमने कहा रूल्स का मतलब क्या, मैंने कहा रूल्स का मतलब थोड़ी देर आगे देखते हैं। मैंने कहा गवर्नमेंट का मतलब क्या, फ्रेम्ड बाय का मतलब समझने की जरूरत नहीं, फ्रेम्ड बाय का मतलब बनाती है गवर्नमेंट। टू कंट्रोल मतलब, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण में रखना। और एंड कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, कंडक्ट का मतलब बिहेवियर ऑफ अ पर्सन को कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट का मतलब क्या, रूल्स का मतलब क्या, गवर्नमेंट का मतलब नॉर्मली भाषा में जानते हैं, गवर्नमेंट मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। बाकी गवर्नमेंट का मतलब पार्लियामेंट, आप समझ सकते हैं। तो गवर्नमेंट मतलब हो गया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होती है मैंने बताया नहीं। रूल्स का मतलब मैंने बताया नहीं। कंट्रोल का मतलब मैंने बताया, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, किसी पे कंट्रोल रखना, इन्फ्लुएंस करना, किसी को रोकना कुछ करने से, उसको बोलते हैं कंट्रोल। और कंडक्ट का मतलब बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, मतलब एक इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए रूल्स गवर्नमेंट अगर बनाती है तो उससे बोलते हैं हम लॉ। अब हमने कहा इस तरीके के रूल्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, हम एक एक वर्ड को इंटरप्रिटेशन अभी करेंगे। रूल्स का मतलब क्या, गवर्नमेंट का मतलब क्या, कंट्रोल का मतलब क्या, कंडक्ट का मतलब क्या और पर्सन का मतलब क्या, ये समझते हैं। पर एक बात समझो, लॉ की डेफिनेशन की कोई भी रूल जो गवर्नमेंट बनाती है जिससे लोगों का बिहेवियर कंट्रोल कर सके गवर्नमेंट, तो उनको बोलते हैं लॉ। अब लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस तरह के लॉ, इस तरह की बाहरी डेफिनेशन को लाने की जरूरत ही क्या पड़ी, लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करना जरूरी क्यों है? बिकॉज मेरे अंदर एक खतरनाक रावण है, आपके अंदर एक खतरनाक रावण है। तालिबानी आप देख रहे होंगे, तालिबानियों के अंदर खतरनाक आतंकवादी है। तो कुछ लोगों के अंदर अंदर छुपा हुआ होता है रावण, कहीं ना कहीं जहां राम है वहां रावण है। अब ऐसे ही होता है, हर इंसान के दिमाग में कहीं ना कहीं रावण है। तो उन रावण को रोकने के लिए देखते हैं अभी। देखो मान लो एक स्टूडेंट है, ये उसकी मॉम है और ये मैं हूं। दिख रहा हूँ मैं, कितना हैंडसम लग रहा हूँ। हाँ, बात ही ऐसी अपनी। तो ये मैं हूं, देख रहे हो, सूट बूट में डंडा लेके खड़ा हूं। मैं किस लिए खड़ा हूं, अब इस लड़के ने मेरे से लॉ की कोचिंग ली, सीए फाइनल। अब इसके जो मार्क्स आए थे वो 59 आ गए। इसने कहा 60 क्या गया, 59 लेके आ गया, अब हम इसे छोड़ेंगे मोनेश को। तो इसने उठाई तलवार अपने घर में, बोला उठाओ साला तलवार और आज इसे नहीं छोड़ा जाएगा मोनेश को। मैंने कहा यार तू 59 लाया, मुझे नहीं छोड़ने वाला, मुझे पता नहीं इस बारे में। एक घर पे गया, पहले मेरे पास आया, बोला सर 59 आ गया, फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया। पर मैंने इसके चेहरे पे देखा, मैंने कहा इसके चेहरे पे कुछ ना कुछ अग्रेशन है, ये कुछ ना कुछ करना चाहता है। मैंने कहा भाई तू ठीक तो है? बोला आज सर एकदम ठीक हूँ, पास हो गया हूँ, पर लॉ में 59 आया सर, लॉ में 59 आया, लॉ में 59 आ रहा सर। एंग्री मैन बन के मेरी तरफ देखा। मैंने कहा भाई गुस्सा कम, क्या हो गया भाई? बोला नहीं सर अब जा रहा हूँ, मैं आता हूँ। ये घर गया, पुरानी तलवार थी पापा की शादी वाली, उठाई तलवार, बोला आज तक इस तलवार का कोई यूज नहीं किया पापा, आज मैं इसका यूज करके आऊंगा। पापा घर पे है नहीं, निकाली तलवार और माँ को बोला मॉम मुझे आशीर्वाद दो, विजय भव। मॉम ने कहा बेटा तलवार हाथ में है, जा कहाँ आया, ले तिलक कर दिया, जा विजयी भव। और मॉम ने कहा तू करने क्या जा रहा है? उसने कहा मॉम आज वो जो सर है ना, इसने मुझे बोला 50 नहीं 69 मार्क्स आएंगे और मेरे आए 59 मार्क्स, बहुत गुस्सा हूँ। आज गया वो साला, किसी के नहीं ला पाएगा अब 60, मेरे नहीं ला पाएगा अब, किसी के 60 नहीं आएंगे। उड़ा दूंगा आज उसको, फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, मोड़ दूंगा। उसकी मॉम ने उसको रोका, उसको पकड़ा और एक कमरे में बंद कर दिया। उसने बोला मॉम नहीं रोक सकती आप मुझे। मॉम ने कहा रुकना पड़ेगा तुझे। उसने कहा क्यों रुकना पड़ेगा? मॉम ने कहा गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए ताकि तेरे इस व्यवहार को कंट्रोल किया जा सके। उसने कहा कौन से रूल? मैंने कहा क्रिमिनल लॉ बनाया गवर्नमेंट ने इस पे तुझे। ओके मम्मा, मतलब अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा? बोला तुझे लटका दिया जाएगा फांसी पे। ओके मम्मा, ऐसा हो जाएगा मेरे साथ? तो बोला लोग कुछ गलत ना करे इसीलिए उनके कंडक्ट सही रहे, उनका बिहेवियर सही रहे, इसीलिए रूल्स बनाए। तो जहां जहां लोगों को बिहेवियर को कंट्रोल करवाना था ना, सिर्फ वहीं वहीं लॉ बने। मतलब समझो, लॉ बनाने का उद्देश्य गवर्नमेंट को सिर्फ लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करवाना है कि लोग तलवार नहीं उठाए, उसके लिए बनाया क्रिमिनल लॉ। लोग दूसरों की प्रॉपर्टी पे कब्जा ना कर ले जान पूछ के जाके, उसके लिए बनाया गया सिविल लॉ। तो ऐसे करके जितने भी लॉ दुनिया में आज तक बनाए गए ना, वो सभी लॉ सिर्फ और सिर्फ लोगों के व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए बनाया, ताकि लोग गलतियां नहीं करें, लोग कुछ गलत काम नहीं करें। अगर लोग गलत काम करेंगे तो नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा, आपस में लोग रह नहीं पाएंगे साथ में मिलके। तो इसीलिए लोगों का बिहेवियर कुछ जगह कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को। और जहां गवर्नमेंट को लगा कि यहां लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करना है, गवर्नमेंट ने वहां बना दिए रूल्स। और वही रूल्स क्या कहलाए बच्चों? वही रूल्स कहलाए लॉ, क्योंकि रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, वही कहलाते हैं लॉ।
तो पहली बात हमने पढ़ी लॉ का मतलब क्या, क्योंकि हम लॉ की दुनिया में जा रहे तो कुछ बातें समझना जरूरी है। मैंने कहा लॉ का मतलब क्या होता है पहले तो समझे। हमने कहा लॉ का मतलब होगा रूल्स जो गवर्नमेंट बनाती है ताकि लोगों का बिहेवियर कंट्रोल किया जा सके। तो सर लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों ऐसे नियम बनाने की जरूरत पड़ी, क्यों ऐसे नियम बनाने की जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को कि लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करना पड़े। मैंने कहा हर इंसान के अंदर रावण होता है, वो गलत काम ना कर दे, वो सोसाइटी के लिए कुछ हार्मफुल एक्टिविटी ना कर दे, वो कुछ गलत ना कर दे, या तो वो गलत ना कर दे, उसके लिए बनाए गए हैं लॉ, गलतियों को रोकने के लिए। फिर भी अगर वो गलती करेगा तो मिलेगी क्या, सजा उस लॉ में, ताकि आज के बाद कोई इंसान गलती ना कर सके। गलतियां करोगे तो मिलेगी सजा, और सजा में क्या क्या मिल सकता है, सजा में लगेगी या तो पेनल्टी यानी कि पैसे देने पड़ेंगे, और या लगेगी फांसी या होगी जेल। अब डिपेंड करता है आपने किस टाइप का जुर्म किया है। वो सुना ही होगा, जुर्म की दुनिया में आपका स्वागत है। देखते रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए सावधान इंडिया। और सावधान इंडिया में लॉ की बातें हमें बताई जाती है, वो बताते हैं कि किस टाइप के लॉ दुनिया में चल रहे हैं, क्या नहीं होना चाहिए, कहाँ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, कहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। साथ में वो धारा को रेफर करते हैं, सेक्शंस भी हमें बताते हैं। सर ये सेक्शंस क्या होती है, छोड़ो सेक्शन, अभी तो हम सिर्फ लॉ को समझ रहे हैं कि इस दुनिया में लॉ क्यों आया। इस लॉ आने की वजह थी लोगों का बिहेवियर कुछ जगह कंट्रोल करना था गवर्नमेंट को, ताकि शांति से देश को चलाया जा सके। तो गवर्नमेंट ने कुछ जगह लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए हमारे सामने कुछ रूल्स रखे। वो रूल्स किसने बनाए, वो रूल्स बनाए गवर्नमेंट ने। अगर आपने और मैंने कोई रूल बनाए या आतंकवादियों ने कोई रूल बनाया, जैसे तालिबान के लिए उन्होंने बोला महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती हैं, उन्हें बुरखे में रहना पड़ेगा, महिलाएं कभी भी काम पे नहीं जा सकती है, इस तरह के घटिया कानून का मैं कतई समर्थक नहीं हूँ। मुझे ये कानून दकियानूसी लगता है, ये सोच ही दकियानूसी। जहाँ से ये कानून बनाया गया है वो सोच दकियानूसी, लोग दकियानूसी नहीं होते, वो सोच दकियानूसी होती है। सोच आतंकवाद पैदा करती है, समझने की कोशिश करो गाइस। एक होती है सोच आतंकवादी बनाती है लोगों को। मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ या मैं सिख हूँ या मैं ईसाई हूँ, मेरी कास्ट कभी भी मुझे आतंकवादी नहीं बनाती। आतंकवादी बनाती है हमारे अंदर की सोच, और वो गंदी सोच हिंदू की हो सकती है, वो गंदी सोच मुसलमान की हो सकती है, वो गंदी सोच सिख की हो सकती है, वो गंदी सोच किसी भी धर्म और कास्ट की हो सकती है। गाइस सोच को बदलो, सोच बदलोगे तो देश बदलेगा। तालिबान बुरे हैं क्योंकि उनकी सोच गलत है, वो किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं इसलिए वो गलत नहीं है, वो गलत है क्योंकि उनकी सोच गलत है, और ऐसी कतई ऐसी सोच को कोई समर्थन नहीं देता है। तो उनके द्वारा बनाए गए उनके द्वारा बनाए गए रूल्स कभी भी क्या नहीं कहलाएंगे, लॉ नहीं कहलाएंगे। उन्होंने भी अपने कुछ रूल्स बनाए हैं, जब तक कि वो गवर्नमेंट ना बन जाए। इसीलिए तालिबान क्या कह रहा है कि मुझे गवर्नमेंट बनने दो, मुझे गवर्नमेंट बनाने दो, मुझे गवर्नमेंट बनाने दो। पहले मैं गवर्नमेंट बनाऊंगा, फिर मैं रूल्स बनाऊंगा, और फिर मैं रूल्स किस लिए बनाऊंगा, ताकि लोगों का व्यवहार कंट्रोल कर सके। और तालिबान किसका व्यवहार कंट्रोल करना चाहते हैं, वुमेन। वो चाहते हैं शरिया कानून लागू करना, जिसमें वुमेन्स को कोई भी राइट ना मिले, वो बाहर ना निकल सके, कोई आदमी गलत वर्ड बोलेगा तो उसकी जीभ काट दी जाएगी। इस तरह के कानून को बनाने के लिए उन्हें पहले गवर्नमेंट बनना पड़ेगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जैसे ही अमेरिकन सेना 31 को हमारे यहाँ से चली जाएगी ना, तब हम गवर्नमेंट बनाएंगे। तो 31 को अमेरिका को जाने दो, फिर हम बनाएंगे गवर्नमेंट, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट नहीं बनेगी तब तक हम कुछ भी बोल ले वो लॉ नहीं है। तो हमें पहले स्टेबलाइज करनी पड़ेगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट स्टेबलाइज करेंगे, फिर हम जो रूल्स बनाएंगे लोगों का व्यवहार कंट्रोल करने के लिए, वही रूल्स कहलाएंगे लॉ। तो लॉ हमेशा क्यों बनते हैं, ताकि सरकार हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। अब सरकार किसी भी टाइप के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती है। तालिबानियों की सोच है, हमारी सरकार की सोच इंटरनेशनल सोच से चलती है कि किन किन जगह लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करना चाहिए, जैसे क्रिमिनल में, सिविल मामलों में, कुछ इंटरनेशनल लॉ। तो लॉ के 3 टाइप बना दिए। कौन कौन से लॉ के 3 टाइप से इस दुनिया में पहला टाइप का लॉ है सिविल लॉ, दूसरा लॉ है क्रिमिनल लॉ, और तीसरे टाइप के लॉ हो जाते हैं इंटरनेशनल लॉज। जो सिविल लॉ होते हैं वो जैसे प्रॉपर्टी वगैरह का कोई केस होता है, सिविल केसेस। क्रिमिनल लॉज लगते हैं जहाँ क्रिमिनल केसेस आते हैं, जहाँ आपने किसी का मर्डर किया है, चोरी की है, डकैती ली है। और इंटरनेशनल लॉ जहाँ आपने एक देश से दूसरे देश ने कोई व्यापार किया है, दूसरे देश ने कोई बिजनेस किया है, तो वहाँ पे जो एप्लीकेबल लॉ होते हैं वो इंटरनेशनल लॉ होते हैं। तो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ, इस तरह से लॉ के 3 पार्ट्स किए गए। हमारे कोर्स में जितने भी टाइप के लॉ हैं वो सब सिविल लॉ हैं, और कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दे रखी है। अगर आपको लॉयर बनना है या आप में से कोई लॉ कर रहा होगा तो उसे 200% याद होगा
उसे 200% पता होगा कि क्रिमिनल और सिविल ये दो टाइप के जो लॉ होते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर्स लॉयर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। जिसको सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर्स आते हैं, सिविल प्रोसीजर 1971 है आई थिंक, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग 1973 या फिर शायद होता है, ईयर मैंने गलत बोले, पर सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक लॉयर को जितना अच्छा आती है उतने ही आप बड़े लॉयर बन सकते हो। आपके जो सोसाइटी में आप लॉयर्स देखते हो वो बहुत छोटे होते हैं, उनको नॉलेज ज़्यादा नहीं होती। तो उनको नॉलेज क्यों नहीं होती? बिकॉज उन्होंने सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर्स को ढंग से नहीं पढ़ा है। तो जो भी लॉयर बनना चाहता है, तुम में से भी कुछ लोग अच्छा लॉयर बनना चाहते हैं, कुछ लोग सीए के साथ लॉयर बनना चाहते हैं, तो बनिए गाइस, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। बस दो प्रोसीजर्स आपको ढंग से पता होना चाहिए, एक सिविल प्रोसीजर्स और एक क्रिमिनल प्रोसीजर्स। अगर आपको उनका लाइन बाय लाइन पता है उनके बारे में, तो आपसे बेहतर लॉयर कोई नहीं, क्योंकि लोगों को प्रोसीजर ही पता नहीं होता, किस तरीके से एफआईआर फाइल की जाती है, किस तरीके से कौन कौन सी हायरार्की है पुलिस में, पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, कहाँ डिप्टी की पोस्ट आती है, डिप्टी के बाद ऊपर वाली पोस्ट, ऊपर वाली पोस्ट, ये पोस्ट कैसे चलती है, लोगों को इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है। हम एफआईआर की एप्लीकेशन अगर हमारी मतलब दर्ज नहीं की जा रही है थाने में, यानी कि पुलिस स्टेशन में हम गए और वहाँ एफआईआर लॉन्च नहीं की जा रही, तो एफआईआर को कैसे लॉन्च कराएं? तो उसको लॉन्च कराने के लिए कोर्ट में हम जा सकते हैं। कोर्ट में होती है 153 धारा, उस 153 सेक्शन में हम जाके कोर्ट से सीधा डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में एफआईआर को लॉन्च करवा सकते हैं। तो ये बहुत सारी पेचीदगियाँ होती है, और ये सारी पेचीदगियाँ कहाँ लिखी हुई है? क्रिमिनल प्रोसीजर्स में लिखी हुई है और सिविल प्रोसीजर्स में लिखी हुई है। तो क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तुम समझने की कोशिश करो। तो अगर क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर्स हमें आते हैं, उसी को सिविल लॉ कहते हैं और क्रिमिनल लॉ कहते हैं। हमारे कोर्स में जो सिविल लॉ होंगे वो कौन से होंगे? वो कंपनी लॉ सिविल लॉ है। कंपनीज एक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं अभी सीए फाइनल के कोर्स में, इंटर के कोर्स में, इसलिए हम संपूर्ण लॉयर नहीं बनेंगे, हम थोड़ा बहुत तो लॉयर बन जाएंगे। हमारे कोर्स में जो भी एक्ट है वो सिविल कानून है और सिविल लॉज हमें पढ़ाए जा रहे हैं, तो हम वो लॉ पढ़ेंगे। अब हमारे पता पड़ गया है लॉ में 3 तरह की ब्रांच हो सकती है, सिविल, क्रिमिनल और इंटरनेशनल लॉज। लॉ क्यों बनते हैं दुनिया में? बिकॉज ऑफ दैट हमें लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल करना, सरकार का दिमाग में अलग अलग बातें हो सकती है, कौन सी सरकार किसको कंट्रोल करना चाहती है, लोगों के कौन से बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहती है, वो उसके लिए रूल्स बना देगी। वो रूल्स जो गवर्नमेंट बनाएगी वही लॉ कहलाएंगे। हमें पता पड़ गया सर लॉ क्या होता है। कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। जैसे देखिए, ये इंसान है। अब देखिए मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि लोग कहाँ गलतियाँ करते थे, उन पे कौन कौन से कानून सरकार ने बनाए, ताकि तुम्हारा माइंड थोड़ा और चलने लगे। जैसे मान लो एक्स ने वाई से पैसे उधार ले लिए, वाई है, ये एक्स से ये पैसे उधार लेके चला गया। अब जब देने का बारी आई तो एक्स ने मना कर दिया। एक्स ने कहा यार एक्स आज पैसे लौटाने से मना कर रहा है, और एक्स कितना खुश है, तुम्हें दिख ही रहा है एक्स की खुशी, और तुम्हें वाई का गम दिख ही रहा है, वाई कितना उदास है अपना। पर वाई और एक्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि उसने इसको पैसे दिए, अब ये पैसे देने से मना कर रहा है। तो इंडिया में इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकल के आया कि जब लोग वादा तोड़ते हैं तो वादा तोड़ने के लिए एक लॉ बनाया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो वादों को टूटने से बचाता है, जो तुमने सीए फाउंडेशन में पढ़ा। मतलब लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करना था। क्या बिहेवियर कंट्रोल करना था? कि कोई लोग, दो लोग आपस में वादा करके वादे को नहीं तोड़े, तो वादे को नहीं तोड़े लोग, तो इसके लिए कानून बनाया सरकार ने, वादों का कानून। बोला जो भी वादा होगा उस वादे को रजिस्टर कराओ, अगर अब वो वादा कोई तोड़ता है तो उसे मिलेगी सजा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जाके उसे पनिशमेंट मिलेगी, उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस लगेंगे। अच्छा सर, इसलिए हमने फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा। मतलब हमने एक प्रॉब्लम थी कि लोग वादा तोड़ रहे थे, इसलिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गवर्नमेंट लेके आई कि लोग वादा नहीं तोड़े, लोगों का बिहेवियर कंट्रोल किया जा सके वादा तोड़ने पे। तो वादा तोड़ने वाला बिहेवियर कंट्रोल हो, लोग वादा नहीं तोड़े, इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉ लेके आई, उसका नाम था, बिल्कुल सही समझ गए तुम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वैसे ही तुमने फाउंडेशन में पढ़ा था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये क्यों बनाया गया था? देखो बेटा, बायर और सेलर आपस में कोई ट्रांजेक्शन करते थे उधार में, बायर कभी माल उधार ले जाता है, सेलर कभी माल उधार दे देता है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन में सेलर और बायर के बीच में विश्वास उत्पन्न हो, तो विश्वास बढ़ाने के लिए प्रॉब्लम थी कि बायर और सेलर आपस में ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे थे उधारी, तो बोला सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, अब सेल होगी, अच्छा माल सेलर को देना पड़ेगा बायर को। तो मतलब हमने बायर का बिहेवियर नियंत्रण किया कि बायर सेलर को पैसे दे, और सेलर का बिहेवियर नियंत्रण किया कि सेलर अच्छा माल दे बायर को। तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया वो लॉ की वजह से क्रिएट किया। हमने कहा लॉ है इसके साथ, अब तो लॉ से लोगों का विश्वास उत्पन्न हो गया। लोगों ने कहा इसको लॉ नियंत्रण करता है, तो बायर भी चीटिंग नहीं कर सकता, सेलर भी चीटिंग नहीं कर सकता। तो ये दोनों गलतियां ना करे, इन दोनों का व्यवहार नियंत्रित किया जा सके, इन दोनों का कंडक्ट को कंट्रोल किया जा सके। तो इसीलिए एक नया एक्ट बनाया गया जिसका नाम था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। वैसे ही हमने एक और एक्ट पढ़ा जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट। हमने कहा ये पार्टनरशिप एक्ट क्यों पढ़ाया गया? बिकॉज देखो, हो सकता है दो पार्टनर आपस में पार्टनरशिप कर रहे हो,
और एक पार्टनर के मन में गलत बात आ गई, वो फ्रॉड करने लग जाए, दूसरे का पैसा हजम करने लग जाए, जितना भी प्रॉफिट होगा अकेला लेके भाग जाए, तो हमने कहा ना, ऐसा ना कर पाए, ये इस तरह की गलतियां ना कर पाए। इस तरह के पार्टनरशिप को प्रोत्साहन देने के लिए और दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप में भरोसा पैदा करने के लिए और दो लोगों को नियंत्रित करने के लिए पार्टनरशिप में कि वो धोखा ना करे, उसके लिए जो एक्ट लाया गया वो था पार्टनरशिप एक्ट। और वैसे ही कंपनी का स्ट्रक्चर तुम जानते हो, कंपनीज में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होते हैं जो मैनेजमेंट देखते हैं कंपनी का, और शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। अब क्या भरोसा किए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर के हित में काम करे, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में काम करे, तो इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल लगाने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए, देख रहे हो ना क्या लेके आए, कंपनीज एक्ट 2013 लेके आए। इसीलिए हम वो पढ़ रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बिहेवियर कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए हम सारे के सारे प्रोविजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। आज तक हमने जो पढ़ा सीए इंटर में, सीपीटी में, हमने जो भी पढ़ा वो कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर के बारे में नहीं पढ़ा। अब हम डायरेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं सीए फाइनल में। अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा किसके बारे में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता है, मेंबर्स कौन होते हैं, बायबैक क्या होता है, ऑडिटर कौन होता है कंपनीज में। अब हम पढ़ने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ हमारा फोकस होने वाला है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गलत काम ना कर दे, तो गलत काम नहीं करे तो कहीं ना कहीं प्रोविजन बनाने पड़ेंगे, इनके व्यवहार को नियंत्रित करना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा, देखो अगर तुमने गलत व्यवहार किया तो तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें सजा मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा। जैसे उस लड़के की माँ ने बच्चे को रोका कि तलवार उठा के मत जा, मत मार, सर को मत मार, गलती हो जाएगी, सर को मारा तो जेल जाना पड़ेगा। तो इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट बनाया गया उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स को समझाया। आज तक जो भी हमने लॉ पढ़े ना, ये सभी लॉ एक प्रॉब्लम को जनरेट कर रहे थे, गलतियां करवा रहे थे, लोगों का अंदर का रावण उत्पन्न हो रहा था। तो उस रावण को दुनिया में नहीं आने देने के लिए जो चीजें बनाई गई उन्हीं को लॉ बोलते हैं। यस सर, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला, उसको लॉ बोला। वापस बता रहा हूं, लॉ का मतलब क्या होता है, इट मीन्स अ रूल्स। अब सर रूल क्या होते हैं, रूल मतलब कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो नियम, एक स्ट्रक्चर जिसमें कुछ लिखा हो, एक बुक जिसमें लिखा हुआ हो ये करना और ये ना करना, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू को बोलते हैं रूल्स। अब मैं एक एक वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूं कि रूल्स का मतलब क्या होता है। हम समझ गए लॉ दुनिया में क्यों बनाए जाते हैं, ताकि लोग गलतियां ना करें। तो गलतियां नहीं करे इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाए। तो गवर्नमेंट लॉ बनाती कैसे, गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, गवर्नमेंट बताती है क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, उसको बोलते हैं रूल्स। व्हाट नॉट टू डू, हमने कहा सर गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, मैंने कहा गवर्नमेंट का मतलब होता है पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा। ओके सर। फ्रेम्ड का मतलब सर, फ्रेम्ड तो पोजीशन है। कंट्रोल का मतलब इन्फ्लुएंस करना, किसी को अपनी सत्ता दिखाना, किसी पे दबाव डालना। तो इन्फ्लुएंस का दूसरा मतलब ही होता है कंट्रोल करना, दबाव में लाना। हमने कहा ओके सर। कंडक्ट का मतलब बिहेवियर, व्यवहार। पर्सन का मतलब, पर्सन मतलब दोनों तरफ के पर्सन आ गए, आर्टिफिशियल पर्सन, नॉर्मल पर्सन। उसके अलावा वो तुमने पढ़ी रखे होंगे इनकम टैक्स में जो पर्सन है, 7 तरह के पर्सन, एओपी, बीओआई, पार्टनरशिप, कंपनी, कॉर्पोरेट सोसाइटी, वो सभी पर्सन्स हैं। तो वो सब पर्सन के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स। रूल्स का मतलब व्हाट टू डू और नॉट टू डू, गवर्नमेंट का मतलब पार्लियामेंट, कंट्रोल का मतलब इन्फ्लुएंस, कंडक्ट का मतलब बिहेवियर, अ पर्सन का मतलब 7 लोग। तो हमने पूरी डेफिनेशन को तोड़ दिया, मरोड़ दिया। अब आज के बाद हमसे कोई पूछता है लॉ इस दुनिया में क्यों आया, मान लो आज सीए फाउंडेशन का बच्चा तुमसे आके पूछे भैया लॉ क्या होता है, और हम ऐसे बोले कल आना यार, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हमें लॉ का मतलब तो कम से कम पता होना चाहिए ना, कि लॉ का मतलब होता है रूल्स जो गवर्नमेंट ने बनाया था कि लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करा जा सके। तो बोलेगा भैया लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने की जरूरत क्या थी, तो हम बताएंगे देख वरना खून खराबा हो जाता, वरना लोग विश्वास नहीं कर पाते। वो बोलेगा भैया प्रैक्टिकल लाइफ का कोई एग्जांपल दो ना, हमारे लॉ के बारे में बताओ, हमारे जो कोर्स में लॉ पढ़ा रहे हैं उनमें क्या तकलीफ थी। हमने कहा देखो उनमें तकलीफ थी लोग वादा ना तोड़े, बायर और सेलर आपस में विश्वास कर सके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही से काम कर सके, मेंबर के पैसे का सही यूटिलाइजेशन हो, दो पार्टनर्स के बीच में कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो। तो उसके लिए जो कुछ बनाए गए वो लॉ थे, उन लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए जो बनाया गया वो लॉ है। ओके सर, अब हमें लॉ के बारे में सारी बातें पता पड़ गई, लॉ का मीनिंग हमारे दिमाग में क्लियर हो गया, हमें पता पड़ गया हमें कंपनीज एक्ट पढ़ना है। वेरी गुड सर। अब हमने कहा 2 वर्ड्स होते हैं लॉ और एक्ट, ये तुम हमेशा सुनते हो, इनमें से बड़ा कौन है? तो मैंने बोला लॉ अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है और एक्ट उसके सामने बहुत छोटा वर्ड है। बिकॉज लॉ जो होता है ना वो मिलके किस किस चीज़ से मिलके बनता है लॉ?
लॉ बनता है रूल्स से मिलके, लॉ बनता है एक्ट से मिलके, लॉ बनता है नोटिफिकेशन से मिलके, लॉ बनता है सर्कुलर से मिलके, और लॉ बनता है केस लॉस से मिलके। मतलब इतनी सारी चीज़ें जब मिलती है ना तो वो चीज़ बन जाती है लॉ। ओके सर, लॉ बनती है रूल्स, एक्ट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर। ओके ओके ओके, समझ गया सर। पर सर ये एक्ट क्या होता है फिर? हमने कहा ठीक है, अब हमने कहा लॉ को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि लॉ के अंदर जो जो एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे लॉ के अंदर एक्ट आया, रूल आया, नोटिफिकेशंस आए, सर्कुलर आए, केस लॉ आए। तो पहले ये एक्ट क्या होता है? मैंने कहा एक्ट वो होता है जो ड्राफ्ट बनता है। देखो सबसे पहले कमेटी बनती है किसी भी चीज़ पे लॉ बनाने से पहले। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वादे टूट रहे थे तो वादे ना टूटे, कौन कौन से वादे ना टूटे, उन वादों को ना तोड़े लोग, तो उन वादों के लिए हमने एक कमेटी बनाई। हमने कहा बताओ इनमें से कौन से वादे होंगे उन वादों को नहीं तोड़े, बिकॉज वादे तो बहुत तरह के होते हैं। एक वो मूवी देखी होगी, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तो क्या वो वादे के लिए भी बनेंगे क्या कि गोविंद ने करिश्मा और तब्बू से वादा किया, क्या उन वादों के लिए भी बनाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? तो हमने कहा बस उसी के लिए कमेटी बनती है, वो ड्राफ्ट बनाती है कि किस टाइप के वादों को कवर किया जाएगा। वाह 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 वाह। तो पहले बनती है कमेटी, कमेटी बनाती है ड्राफ्ट, फिर ड्राफ्ट पार्लियामेंट में पास होता है, ड्राफ्ट पार्लियामेंट में जाता है और पार्लियामेंट में उसको बोलते हैं बिल। उस बिल को पास करना होता है लोकसभा और राज्यसभा में, और लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट उस पर अपनी कंसेंट देता है, प्रेसिडेंट अपने साइन करता है। तो वो जो बिल होता है वो उस बिल को हम एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्ट। तो बिल का पास होना एक्ट होता है। अब अगर एक्ट में ये सारी चीज़ें जोड़ दी जाए, क्या क्या? एक्ट में अगर रूल्स जोड़ दिए जाए, नोटिफिकेशन जोड़ दी जाए, सर्कुलर जोड़ दिए जाए, केस लॉ जोड़ दिया जाए, तो वो बन जाता है लॉ। ओके सर। और सर फिर ये नोटिफिकेशन होते क्या है, सर्कुलर क्या होते हैं? बेटा नोटिफिकेशन और सर्कुलर में डिफरेंस समझो। सर्कुलर होता है इंटरनल डिपार्टमेंट को कोई बात अपनी कम्युनिकेट करनी होती है। तो बेटा कभी कभी क्या होता है, जब लॉ नए नए बनते ना तो इंटरनल डिपार्टमेंट्स को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। जैसे लॉ को लागू करने का काम हम एक मिनिस्ट्री को दे देते हैं। जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जीएसटी, वो इम्प्लीमेंट कौन करता है? सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ये उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो कंट्रोल करते हैं, ये जो इनके जो अधिकारी उसको संभालते हैं, उस लॉ को, उस लॉ की गवर्निंग करते हैं। तो ये गवर्निंग करने वाले लोगों को कभी कभी लॉ के बारे में समझ नहीं आता, इनका इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आता कि कमेटी क्या बोलना चाहती है, वो समझ नहीं आ रहा। तो इंटरनल लोगों को समझाने के लिए, इंटरनल डिपार्टमेंट्स को समझाने के लिए, उन छोटे छोटे इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट्स को समझाने के लिए, छोटे छोटे सीबीएसई के डिपार्टमेंट्स को समझाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्कुलर इशू करती है कि इसका मतलब ये, हम ये कहना चाह रहे हैं। वो कमेटी से पूछती है, कमेटी इसका मतलब क्या था, कमेटी बताती है हम ये कहना चाह रहे थे, समझो बात। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है बोर्ड का मतलब क्या, तो ये लोग बोर्ड का मतलब अपने हिसाब से समझेंगे। हमने कहा बोर्ड का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं भैया ये, तो बोर्ड का मतलब आज के बाद ये समझो। तो जब हम अपने इंटरनल लोगों को कुछ समझाते हैं तो उसको बोलते हैं सर्कुलर, और जब हम आम पब्लिक को कुछ समझाना चाहते हैं उसको बोलते हैं नोटिफिकेशन। जब वो आम पब्लिक के लिए होगा वो नोटिफिकेशन होगा, जो पर्टिकुलर इंटरनल डिपार्टमेंट्स के लिए होंगे वो सर्कुलर होंगे। सर्कुलर कभी भी आम पब्लिक को बाध्य नहीं है, वो इंटरनल लोगों पे बाध्य है, इंटरनल डिपार्टमेंट पे बाध्य है, पर नोटिफिकेशन पब्लिक में बाध्य है। बेटा होता क्या है, एक्ट बनाना बहुत मुश्किल है। नोटिफिकेशन दुनिया में क्यों आए भाई? अगर एक्ट बनाना तो पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा हर चीज को। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा बुलाओ, संसद बुलाओ, संसद का सत्र बुलाओ। सत्र के बिना हम कभी भी एक्ट में चेंज नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को एक पावर दी गई नोटिफिकेशन, बोला बिना सत्र बुलाए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बनाए गए एक्ट में जो पार्लियामेंट में पास हुआ उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, ग्राउंड लेवल पे लोगों को दिक्कत आ रही है, जैसे जीएसटी में रेट्स बहुत हाई है, लोगों को समझ नहीं आ रहा, मतलब ही समझ नहीं आया दो चार टर्म्स के, तो वो टर्म्स के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस निकाल दिए। बोला आज के बाद इन कंपनीज पे नहीं लगेगा जीएसटी, बिकॉज जब गवर्नमेंट ने बनाया तो गवर्नमेंट को लगा अपन सब पे जीएसटी लगा देते हैं। गवर्नमेंट ने बोला सर्विस जो होती है ना, उस सर्विस पे भी जीएसटी लगेगा। सर्विस अगर एग्रीड टू बी पेड है, मतलब सर्विस में दो तरह की बातें लिख दी, समझो। सर्विस में पहले भी लिखा हुआ था कि सर्विस में कंसिडरेशन मिलाओ या ना मिलाओ तो भी सर्विस पे टैक्स लगेगा। वैसे ही गुड्स के केस में भी लिख दिया गवर्नमेंट ने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेके आई तब, कि गुड्स पे भी अगर पैसा मिलाओ या ना मिलाओ, कंसिडरेशन रिसीव्ड हुआ या नहीं हुआ, अगर एग्रीड टू बी रिसीव्ड हो गया तो भी तुम्हें जीएसटी लग जाएगा। फिर लोगों ने, सोसाइटी ने उतरे और सोसाइटी ने कहा पागल हो क्या, गुड्स पे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि गुड्स पे पहले भी ऐसा नहीं था। वेट में भी जब कंसिडरेशन मिलता था तभी तुम उस पर जीएसटी अप्लाई करते थे, तभी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आती थी। तो अभी तुम ऐसा कैसे कर रहे हो? तो गवर्नमेंट अफरा तफरी में आ गई, गवर्नमेंट को लगा यार पब्लिक परेशान हो रही है, तो गवर्नमेंट ने अपने उस प्रोविजन को हटा दिया, डिलीट मार दिया। और डिलीट मारने का तरीका है नोटिफिकेशन।
नोटिफिकेशन जिस दिन लागू होते हैं उसी दिन से नोटिफिकेशन अप्लाई हो जाता है, और आज के बाद नोटिफिकेशन ही प्रभावी रहता है। एक्ट को चेंज करने की पावर है नोटिफिकेशन। बट सर एक्ट को चेंज कर दिया, आप सोचो एक्ट बनाया पार्लियामेंट में, नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे तो हर बार नोटिफिकेशन लाएगी और जो भी बातें एक्ट में लिखी है उसको बदलती रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। नोटिफिकेशन को बाद में पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ता है। जैसे ही संसद आएगी, संसद में गवर्नमेंट बताएगी कि जनता को तकलीफ थी इसलिए हमने नोटिफिकेशन इशू किया था, आप इस नोटिफिकेशन को पास कर दीजिए। नोटिफिकेशन पार्लियामेंट में पास होगा, लोकसभा और राज्यसभा में, और एक्ट का पार्ट बनके एक्ट के साथ मर्ज हो जाएगा। अगर वो एक्ट के साथ मर्ज नहीं होगा तो रेट्रोस्पेक्टिवली माना नहीं जाएगा, और वरना वो रेट्रोस्पेक्टिवली मान लिया जाएगा अगर वो पास होता है तो इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन, इसको बोलते हैं सर्कुलर। और रूल्स होते हैं अब एक्ट में। अब रूल्स जो होते हैं उनमें बहुत छोटी छोटी बातें लिखी हुई होती है, जैसे कि इनकम टैक्स का रिटर्न है आपको इस डेट पे भरना है, दिन जो होगा डायरेक्टर्स जो दिन लेंगे वो आपको 15 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराना है, 30 दिन के अंदर अंदर वो कंपनी जमा कराएगी, इतनी पेनल्टी लगेगी अगर आप ये गुनाह करते हो तो ये सब बातें रूल्स में लिखी हुई होती है। और रूल्स क्यों एक्ट में डाले जाते हैं? बिकॉज रूल्स जो होते हैं ना उनको चेंज करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आज तुम सोचो ना, अगर मैं बोलूं कि 15 तारीख को लोग रिटर्न नहीं भर पा रहे तो रिटर्न की डेट आगे बढ़ा दो, 30 कर दो, तो निर्मला सीतारमण खुद ही बैठे बैठे तब डेट कैसे चेंज कर देती? बिकॉज वो रूल्स है इनकम टैक्स एक्ट के। तो इसीलिए एक्ट हमेशा कम बनाते हैं, रूल्स ज्यादा बनाते, बिकॉज रूल्स को चेंज करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो एक्ट में कुछ रूल्स का पार्ट होता है, वो रूल्स का पार्ट पार्लियामेंट में पास नहीं भी होगा ना, जैसे पार्लियामेंट में एक बार पास करा लो एक्ट और रूल को, उसके बाद अगर आपको रूल चेंज करने तो रूलिंग पार्टी ही रूल चेंज कर देती। रूलिंग पार्टी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स चेंज कर सकती। तो एक्ट के कुछ पार्ट्स को रूल बोला जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 में रूल्स ज्यादा है, एक्ट का पोर्शन कम है। ऐसा क्यों? बिकॉज रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। तो हमने कहा अच्छा सर ये रूल्स हो गया, नोटिफिकेशन हो गया। अब सर केस लॉ, जैसे मान लो कुछ झगड़ा हो गया, अब समझ रहे हो क्या? तुम इसको राम पढ़ रहे हो, लोग कह रहे हैं राम ऐसे नहीं लिखते हैं, राम लिखने का तरीका ये होगा। डिपार्टमेंट कह रहा है राम ऐसे लिखो, असेसी कह रहा है राम ऐसे लिखो। असेसी का मतलब वो पर्सन, वो कह रहा है ऐसा लिखो। तो दोनों में झगड़ा हो गया। तो झगड़ों को सुलझाने के लिए जो लॉ के झगड़े सुलझाता है उसको बोलते हैं कोर्ट, और कोर्ट अपना जो डिसीजन देती है उस डिसीजंस को बोलते हैं केस लॉ। तो लॉ में वो केस लॉ भी आ जाते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं हम लॉ पढ़ेंगे कॉर्पोरेट और इकोनॉमिक लॉ, तो मतलब हम रूल्स भी पढ़ने वाले, हम नोटिफिकेशन, हम सर्कुलर, हम केस लॉ और हम एक्ट पढ़ने वाले। अब सर ये सेक्शन क्या होती है, सब सेक्शंस क्या होती है, ये भी मैं थोड़ा बता दूं। जैसे ये 2 लिखा हुआ है, 2 के ब्रैकेट में फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या पढ़ेंगे? तो बेटा देखो होता क्या है, जैसे मान लो लॉ बनाया, लॉ में आपके पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। तो लॉ का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट्स जो होता है, उस फर्स्ट पैराग्राफ को अपन सेक्शन बोल देते हैं। पैराग्राफ के अंदर के छोटे वाले पैराग्राफ को, सब पैराग्राफ को अपन सब सेक्शन बोलते हैं, और सब पैराग्राफ के सब पैराग्राफ को अपन सब का सब सेक्शंस बोलते हैं। बस इतना समझ लो, सेक्शन और सब सेक्शन के बारे में बहुत होगा। अब हम कह रहे हैं सर क्लॉज क्या होता है? देखो बेटा होता क्या है, जैसे मान लो 2 के साथ 2 लिखा हुआ है, अब कब इसको क्लॉज बोलेंगे? 2 क्लॉज 2, और कब इसको 2 सब सेक्शन 2 बोलेंगे? बेटा 2 सब सेक्शन 2 तो तब बोलेंगे जब सेक्शन 2 का और सब सेक्शन 2 का आपस में लिंक हो। जैसे ऊपर मैंने समझाया हुआ है कैपिटल एसेट क्या होती है, और नीचे समझा रहा हूँ 2 सब सेक्शन 2 में एसेट क्या होती है। तो ऊपर वाली डेफिनेशन से नीचे वाली डेफिनेशन का लिंक है, तो मैं बोलूंगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 2। और जब ऊपर और नीचे आपस में कोई लिंक नहीं हुआ, जैसे ऊपर तो कैपिटल एसेट के बारे में बताया हुआ और नीचे डेफिनेशन ट्रांसफर की लिखी हुई है, तो 2 क्लॉज 2 बोलूंगा मैं। अगर दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है और आपस में अगर लिंक है, मतलब ऊपर की बात ही नीचे कंटिन्यू हो रही है, तो उसको सब सेक्शंस बोलेंगे, वरना उनको क्लॉज बोलेंगे। ये हमें समझना जरूरी था, क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज क्या होता है, सेक्शन क्या होती है। अब हमने कहा जब भी लॉ को गवर्न करना होता है तो 3 तरीके से देखो लॉ गवर्न होता है। एक होती है लेजिस्लेटिव बॉडी, जहां से लॉ पास होता है, जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यहां से लॉ पास होता है। पर लॉ पास होने से कुछ नहीं होता, अगर कोई देश की गवर्नमेंट उस लॉ को ना माने। जैसे गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं, ये एग्जीक्यूट करती है लॉ। जैसे आज एनआरसी और एनआरसी लेके आई गवर्नमेंट, अब राजस्थान गवर्नमेंट बोल रही है हम एनआरसी को नहीं मानेंगे और सीएए को नहीं मानेंगे, तो लोकसभा और राज्यसभा ने लॉ तो बना दिया, पर एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकारें होती है। अगर सरकार एग्जीक्यूट ढंग से नहीं करेगी किसी चीज को, तो भले लॉ कितना भी बढ़िया हो, अगर एग्जीक्यूशन ढंग का नहीं होगा तो वो लॉ कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। लॉ को इंप्लीमेंट करने की पावर हमेशा किसके पास होती है? उस राज्य की गवर्नमेंट के पास। अगर गवर्नमेंट किसी लॉ को नहीं मानेगी तो लॉ पास होने से कुछ नहीं होगा।
इसीलिए सीएए और एनआरसी लागू तो हो गया, पास तो हो गया, बट एक्चुअली वो इम्प्लीकेशन में नहीं आ रहा क्योंकि गवर्नमेंट्स उनको नहीं मान रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट्स को मना रही है मोदी सरकार, क्योंकि गवर्नमेंट हर लॉ को एग्जीक्यूट करता है। मान लो आज ट्रैफिक सिग्नल है रेड, तो रेड सिग्नल पे रुकना है, पीले सिग्नल पे तुम्हें थोड़ी सी स्पीड को कर लेना है, और जैसे ही ग्रीन सिग्नल हो जाए तुम्हें फटाफट आगे निकल जाना है। ये लॉ है। अगर इस लॉ को एग्जीक्यूट नहीं किया जाए गवर्नमेंट द्वारा ट्रैफिक पुलिस लगा के, तो क्या तुम उस लॉ को मानोगे? नहीं। जहां ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है वहां आज भी तुम तेज गाड़ी चला के दौड़ के निकल जाते हो, सिग्नल को इग्नोर करते हो, तुम्हें अपनी जान की परवाह भी नहीं होती। तो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है पार्लियामेंट, जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो एग्जीक्यूट करती है, और जुडिशियल बॉडी होती है जब भी झगड़े होते हैं तो उन झगड़ों को सुलझाने का काम करती है, उसको बोलते हैं जुडिशियल बॉडी। तो लॉ में 3 तरह की बॉडियां होती है, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशियल बॉडी। अब हम लॉ के बारे में सब कुछ समझ चुके हैं। हमने ये समझ लिया लॉ का मतलब क्या होता है, हमने समझ लिया वाई लॉ इस दुनिया में क्यों आया, फिर हमने समझ लिया लॉ कितने टाइप के होते हैं, क्रिमिनल, सिविल और इंटरनेशनल। फिर मैंने कहा लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस है, एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, नोटिफिकेशन क्या होते हैं, सर्कुलर क्या होते हैं। हमें जो पढ़ने वो लॉ पढ़ने। इसके बाद हमने समझा कि 3 तरह की बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशियल बॉडी और एक बॉडी होती है लेजिस्लेटिव बॉडी। अब हमको ये समझने के बाद हमें समझना है कि सीए फाइनल लेवल पे हमसे लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है, वाई, हम लॉ क्यों पढ़े, सीए फाइनल लेवल पे हमसे क्यों लॉ पढ़ाया जा रहा है। देखो बेटा, तुम एफएम पढ़ रहे हो तो एफएम पढ़ के तुमको लग रहा है तुम मार्केट के किंग बन जाओगे, तुम्हें पोर्टफोलियो आ गया, आप तुम लोगों को बता दोगे कितना रिटर्न, कितनी रिस्क है, किस में इन्वेस्टमेंट करना है, किस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तुम्हें ये भी पता है वीक मार्केट को कैसे जज करते हैं, एफिशिएंट मार्केट कैसे बताते हैं, कौन सा मार्केट एफिशिएंट है या नहीं है, ये हम सब बताना सीख चुके हैं। तो हम सोच रहे हैं हम 30 मार्क खा बन गए, हम आग लगा देंगे। बेटा देखो, पूरी दुनिया वो जानती है, तो तुम उसमें कोई बादशाह हासिल नहीं कर सकते, पर लॉ में तुम हद से ज़्यादा आग लगा सकते हो। हमने कहा सर लॉ में आप कैसे आग लगाओगे, आप बोलोगे, तो देखो लॉ में कैसे आग लगा सकते हो आप, सुनो मेरी बात को ढंग से। ये लॉ है, आप ऑडिट करने जाओगे किसी भी, ऑडिट में एक स्टैंडर्ड है 265। अगर आपने लॉ को फॉलो नहीं किया, लॉ एंड रेगुलेशंस के कंप्लायंस का स्टैंडर्ड जो बोलता है 2 तरह के लॉ होते हैं, फाइनेंशियल लॉ और नॉन फाइनेंशियल लॉ। अगर कोई फाइनेंशियल लॉ है जो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है तो आपको उस पर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, और कोई लॉ जो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता है उस पर आपको कॉरस्पॉन्डेंस लेने और कॉरस्पॉन्डेंस की मदद से देखना है। और अगर आपको कोई सस्पेक्ट मिलता है तो फिर आपको पूरे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करना पड़ेगा। ऑडिट में लॉ का कितना यूज है समझ रहे हो क्या? तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट गलत हो सकती है अगर एक कंपनी ने अच्छे से लॉ फॉलो नहीं किए। तुम कंपनीज की, पार्टनरशिप फर्म की, इंडिविजुअल्स की ऑडिट करने जाओगे, इसलिए तुम्हारे सिलेबस में जो लॉ तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वो सब कौन से लॉ है? कंपनी लॉ। इसीलिए तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होता है? कंपनीज लॉ पे तुम्हारा फोकस होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि तुम कंपनीज में बैठते हो, तुम कंपनीज का काम संभालते हो, तुम वहीं के इंटरनल ऑडिटर बनते हो और वहीं पे एक्सटर्नल ऑडिट करने जाते हो। तो इसीलिए तुम्हें ज़्यादा पढ़ाया जाता है कंपनी लॉ। पार्टनरशिप लॉ तुम्हें सीपीटी में पढ़ा दिया गया, और साथ में तुम्हें और जिस टाइप के लॉ पढ़ाए जाएंगे वो कौन सा टाइप होगा समझो, वो टाइप होंगे जैसे एनसीएलटी। ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? तुम्हें फेमा क्यों पढ़ाया जा रहा है इकोनॉमिक लॉ में? तुम्हें क्यों पढ़ाया जा रहा है एफसीआरए? तुम्हें क्यों पढ़ाया जा रहा है आर्बिट्रेशन एक्ट? तुम्हें क्यों पढ़ाया जा रहा है आईबीसी? ये सभी इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि यहाँ तुम एज ए लॉयर जा सकते हो, वहां लॉयर की जगह चार्टेड अकाउंटेंट भी जा सकता है क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने। तो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने सीए कहाँ कहाँ जा सकता है ये भी तो हमें समझना पड़ेगा ना। इसलिए हमारे कोर्स में सीए फाइनल लेवल पे हमें क्या समझाया जा रहा है कि ऑडिट के साथ इस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा लिंकअप है। अगर एज एन ऑडिटर तुम्हें अच्छा बनना है तो तुम्हें लॉ की नॉलेज ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, और साथ में तुम अपने प्रैक्टिस भी अगर लेके बैठे हो तो क्लाइंट को जब एडवाइस करने तुम्हारे पास क्लाइंट आएगा तो तुम बहुत सारे केसेस में एज ए लॉयर की जगह उसके साथ रिप्रेजेंट हो सकते हो। कौन कौन सी जगह होगी? आईबीसी, फेमा, एफसीआरए, इन सभी जगहों पे तुम एज ए लॉयर जा सकते हो, तुम उनके केसेस हैंडल कर सकते हो। एनसीएलटी में तुम जा सकते हो बात करने के लिए। सर क्या बात कर रहे हो, हम इतने बड़े हो जाएंगे? हाँ, यही तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। तो तुम्हारे कोर्स में जो भी एक्ट है वो तुम्हें लॉयर नहीं बना रहे हैं, मैं पूरी तरह से तुम्हें लॉयर नहीं बना दूंगा। मैं बता रहा हूं सीए फाइनल में इस लॉ की इंपॉर्टेंस समझो, लॉ से प्यार करो, क्योंकि बड़े होने के बाद जब तुम सीए बन भी जाओगे, ऑडिट करने जाओगे, तो ऑडिट में करोगे क्या? जब तक तुम्हें लॉ नहीं आता है, लॉ के इंप्लीकेशंस अगर नहीं जानते हो, जैसे कि मान लो तुम्हें पता है जनरल एंट्री होती है सेल करने की, क्या
सेल करने की जनरल एंट्री क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, पर ये एंट्री करनी किस टाइम पे चाहिए, क्या जब माल आ जाए तब करना चाहिए, जब माल रास्ते में हो तब करना चाहिए, जब माल लोड हो गया हो तब करना चाहिए, कब ये एंट्री करनी चाहिए, या हमने ऑर्डर दे दिया तब करनी चाहिए, ये एंट्री करनी कब चाहिए हमें लॉ बताता है। लॉ, अकाउंट सिर्फ एंट्रियां करना सिखाती है, एंट्रियां कब होती है नहीं सिखाती है, एंट्रियां कब होती है वो लॉ बताता है। कौन सा लॉ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमें बताता है कि किस समय वो एंट्री होनी चाहिए। तो समझो पूरा ऑडिट जो होता है ना, ऑडिट वो पूरा लॉ पे डिपेंड है, बिकॉज ऑडिट में तुम चेक करते हो अकाउंटिंग सही हुई या नहीं हुई है, अकाउंटिंग सही होगी या नहीं होगी वो तो सिर्फ एंट्री नहीं बताती है, अकाउंटिंग किस समय होनी चाहिए थी वो लॉ बताएगा, और साथ में लॉ हमें बताएगा कि ऑडिट में कोई गलती तो नहीं है ना, बिकॉज ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट चेंज करनी पड़ सकती है अगर लॉ का कंप्लायंस नहीं किया तो, क्योंकि ऑडिट में ही एक स्टैंडर्ड है 265, समझो इस लॉ की इंपॉर्टेंस समझो। बाकी सब सब्जेक्ट हमें कम आए तो चलेगा, पर अगर लॉ कम आया तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा एज ए सीए बनते बनते। इसीलिए लॉ का पेपर अब आईसीए ने टफ कर दिया है। जुलाई 21 का पेपर भी एकदम टफ अच्छा पेपर आया, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं। उसके पहले भी जो पेपर्स आ रहे हैं वो लीक से हटके आ रहे हैं। मैंने बताया था 60 मार्क्स कैसे लाने उस क्लास में भी। तो तुम्हारा भी काम क्या होना चाहिए बच्चों, लॉ को अच्छे से फोकस करना, प्यार करना लॉ से। अब हम सर लॉ को कैसे पढ़ेंगे, हम लॉ को समझेंगे या पढ़ेंगे? समझना वर्सेस पढ़ना, इन दो वर्ड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सर क्या बात कर रहे हो, समझना मतलब पढ़ना, बात तो एक ही। आ जाओ इस पे मैं एक स्टोरी सुनाता हूं तुम्हें, ये स्टोरी सुन के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, तुम्हें पता पड़ जाएगा आज के बाद हम कैसे पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। बेटा देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू को सभी लोग जानते हैं। उनके फादर का नेम जानते हो? उनके फादर का नेम था मोतीलाल नेहरू। बहुत बड़े एडवोकेट थे वो देश के। हुआ क्या था, एक राजा का बेटा था, उसने किसी का मर्डर कर दिया था। राजा थे पुराने जमाने के, मर्डर वर्डर नॉर्मल था, कर दिया मर्डर। राजा ने कहा बेटे को जेल हो गई। राजा ने किसी लॉयर को अपॉइंट किया। राजा ने बोला मेरे बेटे को छुड़वा दो। उसने कहा पागल है क्या, खून की सजा फांसी, तेरे बेटे ने किसी को मार दिया उसको फांसी तय। फिर राजा दूसरे लॉयर के पास गया। दूसरे लॉयर ने कहा कुछ नहीं होता, गया तेरा बेटा। तीसरे के पास गया, कुछ नहीं होता, गया तेरा बेटा। राजा बहुत दुखी परेशान बेचारा रोने लग गया, सोच रहा है सभा में बैठ के। तभी किसी ने उसको एडवाइस किया मोतीलाल जी के पास जाओ, वो पक्का कुछ ना कुछ तेरा काम निकाल देंगे। उसने कहा क्या कर लेगा मोतीलाल भी, सब ऐसा कह रहे हैं, फिर मोतीलाल में क्या खास बात। बोला चलो ठीक है चलते हैं पंडित जी के पास। पहुंचा पंडित जी के पास। पंडित जी को बोला कि पंडित जी मेरे बेटे ने ऐसे ऐसे मर्डर कर दिया है, अब आपको भी पता है उसको फांसी होने वाली है, पंडित जी प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो, हो जाएगा तेरा काम। बता कब फांसी होने वाली है? बोला 3 महीने बाद होगी। पंडित जी ने कहा जा जी ले अपनी जिंदगी, तेरे बेटे को छुड़ा लेंगे। उसको लगा ठीक है पंडित जी बढ़िया आदमी। 15 दिन हो गए। 15 दिन बाद वापस गया राजा मोतीलाल जी के पास। बोला मोतीलाल जी छुड़वा लो मेरे बेटे को। अरे हो जाएगा तेरा काम, जाना यार। राजा ने कहा ठीक है। महीना भर हो गया, राजा फिर गया। राजा ने कहा मोतीलाल जी वो बेटे को छुड़वाने की बात हुई थी। अरे बोलना तेरा काम हो जाएगा राजा, जाना। राजा को लगा नहीं मोतीलाल क्या कह रहा, पागल तो नहीं हो गया। राजा फिर गया 1.5 महीने बाद। मोतीलाल जी अरे हो जाएगा तेरा काम। राजा बोला फिर हो जाएगा तेरा काम, तेरी तो। फिर 2 महीने बाद गया राजा। राजा ने बोला मोतीलाल जी बेटा है मेरा बेटा। मोतीलाल जी कहा हो जाएगा, जाना यार। 2 महीने 15 दिन हो गए। राजा फिर गया, बोला मोतीलाल जी बेटे को बचाना है। राजा ने हो जाएगा तेरा काम। अब 2 महीने 25 दिन बाद राजा गया। राजा समझ गया आज ये मेरे बेटे का काम ही कर देगा। राजा ने कहा 5 दिन बाद फांसी होने वाली है, मोतीलाल जी बचा लो। बोला ना हो जाएगा तेरा काम। राजा ने कहा ओ मोतीलाल क्या कह रहा है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, क्या काम होगा? मोतीलाल जी ने कहा उठा केस और निकल। राजा ने कहा यार अब कहाँ जाऊँगा। राजा ने कहा ठीक है मोतीलाल जी आप ही हैंडल करो, करो आप जैसे करना। राजा बहुत दुखी, बहुत टेंशन में। राजा को लगा 5 दिन ये मोतीलाल अब मेरे बेटे को टपका ही देगा। फांसी होने वाली है, सुबह की 5 बजे है, 7 बजे की फांसी है। 5 बजे उसे खाना वाना खिलाया गया। अच्छा जल्लाद आया उसको लेके। अब फांसी में 10 मिनट बचे हुए हैं। राजा मोतीलाल जी को कह रहा है। मोतीलाल जी ने कहा, राजा ने कहा अब तो हो ही जाएगा भाई। अब मोतीलाल क्या कर लेगा बच्चों? जल्लाद आया, फांसी के तख्ते पे लगाया, ब्लैक कपड़ा पहनाया, रस्सी लगाई, जल्लाद को ऑर्डर दिया खींच दे। राजा ने कहा मोती अब तू तो गया। मोती तुरंत भागे। जल्लाद ने अपना वो हंटर खींचा, यू डन, और मोती भागा और मोती ने अपने बेटे को कैच कर लिया। उसके बेटे को कैच किया, कैच करके हटाई उसके वहां से फांसी, हाथ खोले और बोला राजा ले जा। सामने जज खड़ा, जज ने कहा मोती क्या कर रहा है ये? मोतीलाल जी ने कहा जज साहब
शायद आपने कानून पढ़ा है और मैंने कानून समझा है। जज ने कहा वो पागल क्या कह रहा है, कानून पढ़ा है और समझाएगा क्या मतलब है? बोला जज साहब कानून में लिखा हुआ है खून की सजा फांसी है। कहाँ कानून में लिखा हुआ है कि खून की सजा मौत है? फांसी हो गई मेरे क्लाइंट को, मौत कहाँ हुई? और ऐसा कहने पे मोतीलाल जी के लिए पूरे सदन में जोरदार तालियां बज गई और मोतीलाल जी ने साबित कर दिया कि कानून को पढ़ने वालों की इज्जत नहीं होती, पढ़ने वाले बाकी लॉयर्स होते हैं और समझने वाला इंसान मोतीलाल होता है। हम कानून को समझेंगे, पढ़ेंगे नहीं, हम अपने क्लाइंट को छुड़ाने के लिए वो गेट ढूंढ के लाएंगे जो मोतीलाल जी ढूंढ के लाए थे। मोतीलाल जी ने वो गेट ढूंढ लिया, कानून का वो लूप फॉल ढूंढ लिया जहां से मोतीलाल जी उस क्लाइंट को खींच के लेके आ गए थे। हमें वही गेट ढूंढना है गाइस। जैसे हम वो गेट ढूंढ लेंगे तो आपकी कीमत जहां 1 लाख है वहां आपकी कीमत 10 लाख हो जाएगी, वहां आपकी कीमत 50 लाख हो जाएगी, वहां आपकी कीमत 1 करोड़ हो जाएगी। इसीलिए देखा होगा हरीश साल्वे की फीस 1 पैसे की 1 करोड़ है और वहीं एक नॉर्मल वकील की 1 पैसे की फीस सिर्फ 500 रुपए भी है। ये क्यों है ये डिफरेंस? बिकॉज उन्होंने कानून को पढ़ा है बाकी ने और हरीश साल्वे जी ने कानून को समझा है। तो जो कानून समझता है उसकी वैल्यू होती है, जो लॉ समझता है उसकी वैल्यू होती है। क्लाइंट को लॉ का इंटरप्रिटेशन बताओ, उसको बचाओ। जो अपने क्लाइंट को बचा के घर ले आता है उसको करोड़ों मिलते हैं और जो अपने क्लाइंट को फांसी पे चढ़ा देता है या बोलता है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको 1 रुपया नहीं मिलता है इस दुनिया में। तो हम कानून समझेंगे जितने भी कानून हमें दिए गए। अब हम देख लेते हैं हमारा सिलेबस। तो देखिए गाइस सिलेबस हम देख लेते हैं। सिलेबस में हमें जो टॉपिक्स मिलने वाले वो कौन कौन से मिलने वाले? डायरेक्टर चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर डायरेक्टर्स के हैं। ये तीनों चैप्टर मिला के जो वेटेज दिया हुआ है वो 35% का वेटेज दिया हुआ है। जैसा कि तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जो वेट है वो दिया हुआ है 30 to 35% वेट है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का। ये तीनों ही चैप्टर डायरेक्टर से रिलेटेड है। इसके बाद दे रखा है 20 to 15% वेटेज दिया हुआ है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन का, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन, प्रिवेंशन एंड ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट। उसके बाद 25 to 40% वेटेज दिया हुआ है बाकी चैप्टर्स का, जिसमें मिसलिनियस चैप्टर्स हैं, फॉरेन कंपनी है, वाइंडिंग अप है, एडजुडिकेशन एंड स्पेशल कोर्ट्स है, नेशनल लॉ कंपनी ट्रिब्यूनल है। और उसके अलावा बाकी जो पोर्शंस हैं उनमें दिया हुआ है हमारे पास है सेबी। अब सिकरा हट चुका है गाइज ऊपर वाला, तो अब बचा हुआ सिर्फ सेबी है हमारे पास। तो सेबी का वेटेज कम से कम 10 मार्क्स का हो गया। उसके अलावा फेमा का वेटेज दिया हुआ है, फिर पीएमएलए दिया हुआ है इकोनॉमिक लॉ में हमारे सामने, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट है, उसके अलावा आर्बिट्रेशन कंसीलमेंट एक्ट है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी है। पहले सरफाइसी भी हुआ करता था, उसको हटा दिया गया है। ये सरफाइसी जो दिया हुआ है इसको हटा दिया गया है फेमा के साथ वाला। तो इस तरह से हमें जो कानून पढ़ने हैं उस कानून का वेट तुम्हारे सामने दिया हुआ है, हमें वेट के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। हम जो पहला कानून स्टार्ट करने वाले हैं वो कानून है डायरेक्टर का। हम पहले समझेंगे डायरेक्टर के सारे चैप्टर जिनका वेटेज 30 to 35% वेटेज है। ये टोटल 3 चैप्टर्स है, इनमें जो टोटल सेक्शंस हमें कवर करनी होगी इन तीनों चैप्टर में वो सेक्शन कवर करनी होगी। इंटर में जहां खत्म करके आए हो 148 कॉस्ट ऑडिट में, उसके आगे से 149 से लेके 205 तक की सेक्शंस हमें डायरेक्टर चैप्टर से पढ़नी है। इतनी सेक्शंस पढ़ने के बाद टोटल सेक्शन हो जाएगी 51 और 5। 51 और 5 कितने हो रहे हैं? 56 सेक्शंस हमें पढ़नी और ये 56 सेक्शंस हमें दिला देगी 30 to 35 मार्क्स। ये इनका वेटेज होगा। इनमें से एमसीक्यू आ सकते हैं 10 मार्क्स के। हम पहला जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो इन्हीं चैप्टर्स में से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टर का चैप्टर है जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर दिया हुआ है, मैनेजरल रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स दिया हुआ है और मीटिंग ऑफ डायरेक्टर दिया हुआ है। इस तरह के 3 चैप्टर्स में डिवाइड है। ये तीनों चैप्टर्स हम पहले स्टार्ट करेंगे। ये तीनों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम मोतीलाल जी की तरह गेट बनाने वाले हैं। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आया और उसने तुम्हें बोला मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूँ, अब मेरे पे कंपनी ने केस किया है, वो चाहती है मुझसे कुछ पेनल्टीज रिकवर करना क्योंकि मैंने वो गलत काम किया था। तो पहले हम उसको दरवाजे पे रोक लेंगे। समझो हमारा पहला गेट होगा उसको डायरेक्टर बनने ना दो। अगर मैं ये साबित कर दूं कि मेरा क्लाइंट डायरेक्टर ही नहीं बना है तो क्या उस पर ये तीनों चैप्टर अप्लाई होंगे क्या? तो हमारा पहला मकसद होगा जो क्लाइंट हमारे पास आएगा उसको हम डायरेक्टर ही नहीं बनने देंगे। हम डायरेक्टर की डेफिनेशंस को पहले पढ़ने वाले कि डायरेक्टर होता कौन है। अगर हमारे क्लाइंट ने वो डायरेक्टर डेफिनेशन को क्वालिफाई कर दिया तो फिर हमें इस 3 चैप्टर्स में से उसका तोड़ निकालना पड़ेगा कि उसने उन प्रोविजंस को वायोलेट किया है कि नहीं किया है। तो डायरेक्ट इस तीनों चैप्टर के गेट में घुसने से पहले डेफिनेशन है। अगर हमने यही साबित कर दिया कि जो आदमी हमारे पास आया वो डायरेक्टर ही नहीं है कंपनी का, तो उस पर तीनों चैप्टर क्यों लगेंगे? तो ये तीनों चैप्टर लगेंगे ही नहीं अगर वो डायरेक्टर ही नहीं है। तो
तो हम ये साबित करेंगे पहले कि वो डायरेक्टर नहीं है, क्योंकि अगर वो डायरेक्टर नहीं है तो उस पर चैप्टर लगेंगे नहीं, और अगर चैप्टर नहीं लगेंगे तो उसे सजा नहीं होगी, और सजा नहीं होगी तो हमें पैसे देगा, हमारी कीमत 1 लाख से 1 करोड़ तक हो जाएगी। तो हमारा पहला मकसद, देखो लॉ को पढ़ने का तरीका बदलो। मैं तुम्हारा तरीका बदल रहा हूं, तुम्हें मोतीलाल नेहरू बनना है तो तुम्हें अपना तरीका बदलना पड़ेगा, अपने दिमाग की सोच को बढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें मोतीलाल जी की तरह सोचना पड़ेगा, तुम्हें डायरेक्टर के सेक्शंस नहीं पढ़ने, तुम्हें पहले यह साबित करना है कि वो डायरेक्टर क्या होता है। अगर हमने अपने क्लाइंट को यह साबित कर दिया कि जो सामने हमारे आदमी बैठा है हमारा क्लाइंट है, डायरेक्टर ही नहीं तुम्हारी कंपनी का, तो उस पर कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा, उस पर 149 से लेकर 205 तक लगेगी ही नहीं। तुम्हारी स्टार्टिंग कहां से होगी डायरेक्टर चैप्टर को पहले हम समझेंगे, डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, फिर हम इन सेक्शंस को पढ़ेंगे, डायरेक्टर के प्रोविजंस को। तो पहला काम होगा उसे डायरेक्टर नहीं बनने देंगे, अगर वो डायरेक्टर बन गया तो उस पर लगने वाली सेक्शंस में से हम उसका तोड़ निकालेंगे। तब हम जब कभी भी किसी डायरेक्टर को एडवाइस करेंगे तो हम 2 बातें देखेंगे कि वो डायरेक्टर है या नहीं है, और अगर वो डायरेक्टर है तो फिर हम उसे अंदर के प्रोविजन से कैसे बचा के लाए, क्योंकि डायरेक्टर पे लगने वाली प्रोविजन तो टोटल 56 सेक्शंस है। ये 56 सेक्शंस में ही तोड़ लिखा हुआ है कि कैसे डायरेक्टर बनने के बाद उसे बचाए, और डायरेक्टर की डेफिनेशन में लिखा हुआ उसे डायरेक्टर बनने ना दो, डायरेक्टर बनने ना दो। तो अब हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर हम अपनी लॉ की जर्नी को मोतीलाल जी की तरह स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। मोतीलाल जी, लव यू गाइस। अगले पार्ट में हम मिलने वाले हैं मोतीलाल जी बनके डायरेक्टर की डेफिनेशन को लेके। आइए 2 मिनट या 5 मिनट का ब्रेक लेके हम मिलते हैं, 5 मिनट के ब्रेक के बाद मिलेंगे गाइस, मजा आ गया।